हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चाइना पूरी दुनिया में घिरा हुआ है और इस वक्त अगर बात करें तो पूरी दुनिया में अगर कोई भी सवाल उठाता है चाइना को लेकर तो वो तिब्बत की स्वतंत्रता का सवाल हर कोई उठाता है। और इस बार संकेत मिल रहे हैं कि तिब्बत को भारत आजाद कराकर ही रहेगा, क्योंकि चाइना किस तरीके से बौखलाया हुआ है और उसका डर ग्लोबल टाइम्स के जरिए से देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो कह रहा है कि अगर भारत तिब्बत का मुद्दा उठाता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, ये देखा जा रहा है कि ये कई सालों से, अगर 1950 से बात करें तब से तिब्बत की आजादी की बात चलती रही है, लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो चाइना को ये पूरी भनक लग गई है कि अब भारत चाइना के टुकड़े करके ही दम लेगा। इसीलिए भारत की रणनीति से वो थर थर कांप रहा है और ग्लोबल टाइम्स में उसका कहना है कि भारत अगर तिब्बत का मुद्दा उठाता है तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के कारण चालाकी से या किसी को डरा धमकाकर दुनिया के कई देशों पे अपना कब्जा किया है, जिसमें से एक तिब्बत भी है। 1950 में तिब्बत के ऊपर नेपाल ने हमला किया था। गोरखाओं से हार की वजह से जब तिब्बत के उसको सरकार को लगने लगा कि कहीं हम हार ना जाएं, तो उन्होंने चीन से मदद ले ली और यही उन्होंने गलती की थी, क्योंकि सीमाएं भारत से भी लगती थी। भारत से यदि मदद मांगते तो भारत मदद करता, लेकिन उनको हड़पता नहीं। वहीं चीन से मदद ले ली तिब्बत ने, तो क्या हुआ कि चीन के सैनिक तिब्बत में जम गए और फिर वापस कभी गए ही नहीं। तो जबरदस्ती उसको कब्जा लिया गया और फिर अपनी दादागिरी और वहां अपने नियम और कायदे कानून लगाकर वहां के लोगों को गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर किया गया। तो वहां के लोगों ने खुद अपने आप को आजाद करने के लिए आवाजें उठाई। वहां से दलाई लामा अपनी जान बचाने के लिए भारत में आ गए और वहां से पूरा एक उन्होंने अभियान चलाया हुआ है तभी से, और वो लोगों के टच में हैं। ये केवल चीन की दहशत है और चीन में खलबली है, क्योंकि अब चीन के विरुद्ध दुनिया के वो देश जहां चीन की दादागिरी चल रही है, जहां चीन ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, वहां के लोग अब अपनी आजादी के लिए खुद से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा एक समय आया है कि सब देश वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत कोई कड़ा एक्शन लेगा तब हम भारत के साथ आएंगे और कहीं उसमें भी हमारी आजादी हो जाए। इसलिए भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जिनसे भारत के अच्छे रिश्ते हैं, वो सब आज भारत की तरफ देख रहे हैं। वैसे तो चीन ने खुद से अपने लगभग पड़ोसी जो मुल्क हैं वो, तो जैसा कि आपने कहा, चीन भारत को ग्लोबल टाइम अपने पत्र के जरिए धमकी दे रहा है कि भारत को तिब्बत के मामले में बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये 1950 में धोखे से तिब्बत पर कब्जा कर गया चीन। उसी समय अगर नेहरू ने ठीक कदम उठाया होता तो आज तिब्बत आज़ाद होता और भारत के साथ होता। लेकिन ये नेहरू की गलती थी कि उस समय उस नेहरू ने उपेक्षा की और भारत के मित्र देश और भारत के साथ जो भारत की शक्ति बन सकते थे, ऐसे क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। और इसी में आप देखिए, अक्साई चीन को छोड़ दिया। और आज जब वो तिब्बत वाले लोग भी वो भारत के ही साथ आना चाहते हैं, वो आज़ाद होकर के चीन के विरुद्ध जाना चाहते हैं, उन्होंने तभी से भारत में शरण ली हुई है। दलाई लामा ने भारत में शरण ली हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तिब्बत के जो लोग हैं उनको भारत से उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमें जो मुक्ति दिलाएगा वो भारत ही है। वो नेपाल तो नहीं गए, भारत में शरण ली, लेकिन भारत के सरकारों ने आजादी के बाद भी कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आज मोदी जी के नेतृत्व में जब आज चीन को घेरने में भारत सरकार और भारत की सेना सफल हो गई है, मजबूती से आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। आज मोदी जी ने ऐसा माहौल बनाया है कि दुनिया के सारे देश एक साथ आकर के खड़े होकर और चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसे में अब चीन का टूटना तय है और चीन को लगता है कि अब मैं खंड खंड हो जाऊंगा। जो वो वन नेशन की बात करता है कि हमारा वन नेशन रूल है ये, और इसी के तहत तिब्बत है, ये हमारा अंग है, यहाँ हमने जीडीपी की है, यहाँ हमने तरक्की कराई है, इनके नेपाल के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं और व्यापार 26.7 बढ़ गया है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो लोगों से तो पूछिए, जो तिब्बत के लोग हैं वो हमेशा आप देखिए
वो आजाद होना चाहते हैं। चीन की विस्तारवादी नीति, चीन के अत्याचारों से वो परेशान हैं और यहां बैठ करके दलाई लामा सारी गतिविधियों को चला रहे हैं। हाल ही में वो ताइवान गए थे और फिर दोबारा अब जो ताइवान जाना चाहते हैं, उसके पीछे का एक ही मकसद है कि अब तिब्बत के आजाद होने का समय आ गया है और इससे बेहतर समय कभी हो नहीं सकता कि जो भी चीन के कब्जे में देश हैं, जहां जहां चीन ने लोगों को जबरदस्ती दबाया हुआ है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो अक्साई चीन हो और चाहे भारत का भूभाग पीओके हो, उसमें भी उसने दखलंदाजी की हुई है। और उसके अलावा जापान का जैसे द्वीप है, वहां वो अपनी बातें करता है, ऑस्ट्रेलिया में अपना हक जताता है। अब ये सारे देश मिलकर के एकजुट होकर चीन को नस्ते नाबूद करने के लिए एकजुट हुए हैं। ऐसे में ऐसा माहौल अपने आप बन गया है कि जो देश चीन से त्रस्त हैं, जिसमें लद्दाख भी है, वो अब आजादी की तरफ देख रहा है। हमने देखा कि जब भारतीय सेनाएं लद्दाख की तरफ चल रही थी और सेना चीन की सीमा पर जा रही थी, तो जो तिब्बती लोग थे वो ताली बजा करके सेना का, भारतीय सैनिकों का स्वागत कर रहे थे। उनके मन में एक आशा है कि अब यह समय आया है कि मोदी जी जैसे देश के नेतृत्व में इस समय नेता बैठे हैं, शायद वो हमको अब आजाद करा के ही दम लेंगे। और बिल्कुल वो सही सोच रहे हैं, क्योंकि इस समय मोदी जी जो सोच रहे हैं वो सोच में तिब्बत की आजादी भी है। जो भी नेहरू की गलतियां रही हैं, अब उनको सुधारने का काम ये मोदी सरकार करने में लगी हुई है, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो अक्साई चीन हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अब चाइना को एक और बड़ा झटका लगा है। जापान में पहले से भी विरोध हो रहा था, शी जिनपिंग का दौरा था वो जापान का, लेकिन अब वहां पर विरोध हो रहा है और रूलिंग पार्टी यानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की ही पार्टी ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब शी जिनपिंग को जापान नहीं आने दिया जाएगा। तो लगातार जापान में विरोध हो रहा था और प्रस्ताव भी पारित हो गया। तो ये चाइना के लिए कितनी बड़ी और शर्म की बात है। देखिए, ये जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी जापान की, उन्होंने ये मांग की है इस पे कि इस जो ये दौरा है, आप समझिए कितना महत्वपूर्ण था कि सन 2008 के बाद ये अब दौरा हो रहा था किसी चीनी राष्ट्रपति का, माने 12 साल बाद। तो आमतौर पे ये होता है कि जब किसी बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा हो, ऐसे में उसके स्वागत की तैयारियों में पलक पावड़े बिछाए जाते हैं कि बड़े एक देश का, डेमोक्रेटिक पार्टी का और बड़ा नेता आ रहा है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ कि जापान की जनता ने इसका विरोध शुरू किया और उन्होंने कहा कि एक ऐसे देश का प्रतिनिधि, राष्ट्रपति अगर हमारे देश आ रहा है जो हमारे लिए अहितकारी है, हमारे द्वीप पे अपना कब्जा करने की नीयत रखता है और हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा ये आर्थिक हब है हांगकांग, यहाँ जो कंपनियां लगी हुई हैं, लगभग 1400 कंपनियां जापान की लगी हुई हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की नीयत से वहाँ कानून परिवर्तन करता है, ऐसे देश के राष्ट्राध्यक्ष को हम स्वागत नहीं करेंगे। और इस विरोध के कारण जो जापान की डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने ये अपील की है कि भाई इसमें दौरे को दोबारा से विचार किया जाए और इस दौरे को रद्द किया जाए। तो ये बहुत बड़ा झटका चीन के राष्ट्रपति के लिए है और मैं कहूंगा कि इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता कि जो ये सोच रहा होगा जी जिनपिंग कि भाई मेरे लिए तो अब हर देश में जहां मैं जाना चाहूं वहां मेरे स्वागत में रेड कारपेट बिछता है, वहीं उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती है कि वहां की जनता और वहां की बड़ी पार्टी और वहां के सरकार अब ये विचार कर रहे हैं कि उनको बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। तो नहीं बुलाया जाए, इसका अगर कहीं उनको सूचना मिलेगी तो ये पूरा चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका और राष्ट्रपति की बहुत बड़ी बेइज्जती है कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को वो अपने आप में सोचता होगा कि हम सुपर पावर हैं, लेकिन जापान जैसा एक देश जो क्षेत्रफल में बेशक छोटा है लेकिन विचारों में बहुत बड़ा है और उसने तय कर दिया कि अब उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। जो हमारे हांगकांग से जो संबंध है, जहां कंपनियां हमारी लगी हुई हैं, वहां जो कानूनों में परिवर्तन किया है और जो शेकनाकू जो द्वीप है उसके इर्द गिर्द वो युद्धपोत अपने भेज रहा है चीन, यानी लड़ाई की एक तरह से धमकी दे रहा है जापान को। ऐसी कंडीशन में हम कोई उससे रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये जापान ने
जता दिया है और ये जापान ने बता दिया है। ये चीन के राष्ट्रपति का और चीन जैसे देश की ये बहुत बड़ा अपमान है। अब चीन को समझ में आ गया है कि वो अब किसी को भी हैंकड़ी दिखाकर दादागिरी अपनी उस देश में नहीं चला सकता। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।